लोक प्रशासन का दृष्टिकोण। ये बुक पॉलिटिकल ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ते हुए छात्रों को कई दिक्कतें होती हैं, कई क्वेश्चन उन्हें समझ नहीं आते या फिर उन्हें इम्पोर्टेंट मालूम नहीं चल पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो हमेशा लोक प्रशासन के दृष्टिकोण बुक में आते हैं और इससे बाहर और इससे ऊपर आप कुछ भी करके ना जाए। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपके 8 या 9 ग्रेड आने से कोई नहीं रोक सकता। यही 5 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। इन टॉप 5 क्वेश्चनों को आप जरूर करके जाना। पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन का अर्थ, इतिहास, उसके प्रकार और महत्व। दूसरा क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंधन, जिसमें टेलर का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मानवीय दृष्टिकोण, जिसमें एल्टन मेयो का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा तार्किक निर्णय, जिसमें हर्बर्ट साइमन का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों सिद्धांतों में से एक जरूर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है नव लोक प्रबंधन या सुशासन, जो डिजिटल प्रक्रिया एक 1990 के बाद बढ़ी, उसका वर्णन नौ लोक प्रबंधन और सुशासन में आ जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा। चौथा है लोक प्रशासन का पारिस्थितिक दृष्टिकोण, रिग्स का, जो हमेशा पेपर में आता है। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, लिंग और शासन में भागीदारी और उनके समानता की अधिकार। ये 5 क्वेश्चन जो हैं लोक प्रशासन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हीं 5 क्वेश्चनों को करके जाएं, ये जरूर आएंगे। लोक प्रशासन का पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, इतिहास और महत्व। जब भी आप लोक प्रशासन का ये क्वेश्चन उठाएं तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पहला ही होता है। और इसमें पहले आप बताएं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन, जिसका अर्थ होता है जनता से जुड़ा हुआ प्रशासन। जहां पे जनता के कल्याण, जनता के हित और जनता के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं बने, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसकी परिभाषा एल.डी. वाइट ने क्या कहा है। एल.डी. वाइट ने लोक प्रशासन पर ये कहा था कि जहां पे जनता से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं देखने को मिले, वास्तव में वही लोक प्रशासन है। मतलब कि एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में जनता से जुड़े हुए प्रक्रियाएं और उनके हित से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्र समावेश होते हैं। लोक प्रशासन के हमेशा 2 प्रकार देखने को मिले हैं। और एक तो लोक प्रशासन में निजी प्रशासन देखने को मिला है, जिसमें निजी क्षेत्र आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। और एक लोक प्रशासन के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र देखने को मिला है, जिसके अंदर राज्य और सरकारी क्षेत्र आते हैं। जहां लोक प्रशासन का निजी क्षेत्र लाभ के ऊपर काम करता है, वो बहुत अधिक अनुशासित होता है। वहीं पे जो सरकारी प्रशासन होता है वो जनता के कल्याण के लिए काम करता है और उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सरकारी प्रशासन का मेन काम होता है जनता के लिए हित, उनके उत्थान, उनके विकास से जुड़े हुए नीतियां बनाना। जबकि निजी प्रशासन पूरी तरह से अपने हित के लिए काम करता है, उसका उत्पादन भी अपने लिए होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रशासन दोनों क्षेत्रों में है, निजी क्षेत्र में भी है और सरकारी क्षेत्र में भी है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी है, लेकिन दोनों के उद्देश्य जो है बिल्कुल अलग है। जहां निजी वाले सिर्फ अपने लाभ को ध्यान रखते हैं, प्रॉफिट को ध्यान रखते हैं, वहां सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन जो है वो जनता के हित और उत्थान की बात करता है। अब लोक प्रशासन के अगर इतिहास के ऊपर आप नजर डालें ना, तो लोक प्रशासन का जो इतिहास है उसको भी आप 2 तरह से बांट सकते हो। एक संकीर्ण दृष्टिकोण वाला इतिहास,
जिसमें पहले लोक प्रशासन को सिर्फ एक पोस्ट कोर्प से जोड़ के देख दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था, और एक व्यापक दृष्टिकोण वाला लोक प्रशासन जिसके अंदर सिर्फ लोक प्रशासन को पोस्ट कोर्प के तहत या एक नौकरशाह के तरफ ही नहीं छोड़ा जाता था, बल्कि लोक प्रशासन को सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से भी जोड़कर देखा जाता था। तो ये दृष्टिकोण जो लोक प्रशासन का है, एक संकीर्ण दृष्टिकोण जो जहां पे लोक प्रशासन को सिर्फ निजी क्षेत्र तक के मानते थे, फाइलों तक मानते थे और सिर्फ एक पोस्ट कोर्प तक ही मानकर रख देते थे, नौकरशाह तक ही मान के रख देते थे। वहीं पे से जो एक व्यापक दृष्टिकोण जो लोक प्रशासन का है, वो ये कहता है कि भाई लोक प्रशासन सिर्फ फाइलों तक, नौकरशाह तक सीमित नहीं है। इसका दृष्टिकोण मानवीय है, सामाजिक आर्थिक कल्याण से जुड़ा हुआ है, सार्वजनिक है। लोक प्रशासन का क्या महत्व है? ठीक है, लोक प्रशासन का जो महत्व है वो काफी है। लोक प्रशासन के अंदर ही नीतियां बनती है, जनता के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं बनती है, जनता के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं बनती है। लोक प्रशासन के द्वारा ही कानून का शासन स्थापित होता है। तो लोक प्रशासन का महत्व काफी अधिक है। निष्कर्ष अंत में आप डालोगे जिसके अंदर आपको लोक प्रशासन के विकास से लेके मौजूदा समय में लोक प्रशासन जो है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप निष्कर्ष में बताओगे। लोक प्रशासन के कई सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत है तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हर्बर्ट साइमन ने दिया था। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि किसी भी प्रशासन के अंदर निर्णय लेना बहुत ही बुनियादी आधार है प्रशासन का, और इसके अंदर सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है बौद्धिक गतिविधि। बौद्धिक गतिविधि, अगर आप बौद्धिक गतिविधि को ध्यान में रखकर अपने बुद्धिमत्ता से निर्णय नहीं लेते हो तो प्रशासन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप बौद्धिक गतिविधि से निर्णय लेते हो तो वो निर्णय तथ्यों पर आधारित हो और व्यवहारिक हो। उन्होंने तार्किक निर्णय के 3 प्रकार बताए। पहला बौद्धिक, विकल्प और प्रारूप। मतलब कि तार्किक निर्णय जो प्रक्रिया है उसमें निर्णय लेने के 3 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें बौद्धिक, विकल्प और प्रारूप। इन 3 प्रक्रियाओं से गुजर कर निर्णय लिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी हम लोक प्रशासन में निर्णय लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम तकनीक पे जोर दें, सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान हो। साथ ही उन्होंने एक बात पे और दिया कि जब हम तकनीक और सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर देंगे तो कहीं ना कहीं हम संस्थागत में सुधार लाने में सफल भी हो सकते हैं। ये तार्किक निर्णय का सिद्धांत उन्होंने प्रदान किया। दूसरा सिद्धांत हमारे सामने आता है मानवीय दृष्टिकोण का सिद्धांत, जिसे एल्टन मेयो ने प्रदान किया। एल्टन मेयो ने यह सिद्धांत 1920-1930 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल के तहत अध्ययन करते हुए उन्होंने सिद्धांत प्रदान किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मानवीय दृष्टिकोण है वो प्रशासन का सबसे मेन पहलू है। उन्होंने ये कहा कि जब भी आप प्रशासन में कोई भी कार्य करते हैं, आपको मानवीय पक्ष का ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मानव के अंदर सहयोग, मानव की आकांक्षाएं, मानव की जो एक भावनाएं हैं उसका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही मानव की जो उसकी एक चाहत होती है कि जो भाई एक भावना से जुड़ी हुई होती है, उसे भी सुख दुख मतलब कि आभास हो सकता है। इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें, कर्मचारियों के व्यवहार का ध्यान रखें, उसके मतलब विकास का ध्यान रखें, उसके सहयोग का ध्यान रखें, उसके जरूरतों और आकांक्षाओं का ध्यान रखें। ये मानवीय पक्ष प्रशासन का, जिसमें कर्मचारी को एक मानव के रूप में मानते हुए उसके व्यवहारों का अध्ययन करने की बात कही जाती है। तीसरा सिद्धांत जो है FW टेलर का है, जिसे हम वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में टेलर ने किसी भी प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से तकनीकी तौर पर चलाने की बात की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का योग्यता के आधार पर चयन हो और वैज्ञानिक तरीके से चयन हो। साथ ही पृथक कार्य प्रणाली हो, हर व्यक्ति के लिए कार्य हो, हर कार्य के लिए व्यक्ति हो।
साथ ही उन्होंने ये कहा कि समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन के बिना हम एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्य को करते समय कर्मचारियों की योग्यता और मानसिक क्रांति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस तरह प्रशासन के अंदर 3 सिद्धांत को हमने अभी चर्चा किया, एक वैज्ञानिक प्रबंध, एक मानवीय दृष्टिकोण और तीसरा तार्किक निर्णय का सिद्धांत। नौ लोक प्रबंधन या सुशासन या नौ लोक प्रशासन, ये सिद्धांत जो है इसको कई नामों से जाना जाता है। इसे सुशासन प्रशासन भी कहा जा सकता है, इसे विकासवादी प्रशासन भी कहा जा सकता है और इस सिद्धांत का विकास 1990 से शुरू हुआ और अब तक चला ही आ रहा है। ये प्रशासन को सिर्फ फाइलों तक या नौकरशाह तक जोड़ने के पक्षधर नहीं है। ये प्रशासन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना चाहता है। ये प्रशासन को इस बात के लिए तैयार करना चाहता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका जवाबदेही होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता के लिए अधिक से अधिक कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए। ये 9 लोक प्रबंधन में कहा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि जनता के युवाओं को उनके स्किल के अनुसार और उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो 9 लोक प्रबंधन जो आज के समय में हम प्रबंधन देख रहे हैं वही है, जिसके अंदर विकास पे जोर दिया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता निष्पक्षता पे जोर दिया जाता है, जिसमें जवाबदेही पे जोर दिया जाता है, उत्तम प्रशासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन की बात कही जाती है, जिसके अंदर इस बात पे जोर दिया जाता है कि युवाओं की उनकी स्किल और योग्यता के अनुसार कार्य मिलने ही चाहिए, जिसके अंदर इस बात पे जोर दिया जाता है कि डिजिटल क्रांति है। डिजिटल क्रांति में जो सरकार काम करेगी उसकी पूरी जानकारी डिजिटल उपलब्ध होगा और किसी भी तरह से कोई भी चीज को छिपाया नहीं जा सकता। लोक प्रशासन का अगला क्वेश्चन है लिंग भागीदारी और शासन में हिस्सेदारी, अर्थात महिलाओं का प्रशासन में क्या भागीदारी और कैसे भागीदारी होनी चाहिए। देखो, दुनिया की आधी आबादी या देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की तो है ही है। प्रशासन में अगर उनकी भागीदारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ एक तरह से अत्याचार होगा। महिलाओं का प्रशासन में भागीदारी उतना ही होना चाहिए जितना कि पुरुषों का है। महिलाओं को समान अवसर मिले, उनको प्राप्त अधिकार मिले, उनको पूरी तरह से अपने अधिकारों को प्रयोग करने के मौके मिलने चाहिए। प्रशासन का कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं की भागीदारी उस प्रशासन को सशक्त और मजबूत बनाएगी और इससे उनको सामाजिक न्याय लेने में भी आसानी होगी। ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या किसी भी देश की कोई भी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र हो, अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है तो ना तो प्रशासन मजबूत होगा और ना ही समाज मजबूत होगा। और जब प्रशासन और समाज ही मजबूत नहीं होगा तो देश के मजबूत होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इस तरह अगर महिलाओं की भागीदारी प्रशासन में है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है मजबूत होगा और जनता के अंदर अवसर के जो मौके हैं और अधिक बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं लोक प्रशासन में फ्रेडरिक रिक्स का दृष्टिकोण। रिक्स का दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे जरूर करके जाएं। रिक्स ने अपने इस सिद्धांत को पारिस्थितिक उपागम सिद्धांत का नाम दिया है। पारिस्थितिक उपागम, रिक्स का ये दृष्टिकोण या ये सिद्धांत द्वितीय महायुद्ध के बाद विकासशील देशों के उभार के साथ सामने आया। द्वितीय महायुद्ध के बाद विकासशील देशों ने विकास की प्रक्रिया अपनाई और उस विकास के प्रक्रिया में वहाँ के परिवेश का क्या योगदान था और वहाँ की जो एक तरह से जातीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, भाषाई व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, ये बात रिक्स ने अपने पारिस्थितिकीय
उपागम में बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किसी भी समाज के अंदर जो एक इतिहास होता है, परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, आर्थिक मूल्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक पारिस्थितिक अंतर क्रिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए उसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसी अंतर क्रिया का नाम उन्होंने साला दिया है, साला। और उन्होंने कहा कि एक समाज के अंदर निरंतर विकास की प्रक्रिया जरूरी है और लक्ष्य के अनुसार वो होना भी जरूरी है। लेकिन इसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि हम उस परिवेश का ध्यान रखें और साथ ही सामाजिक अंतर क्रिया को समझते हुए समाज का दूसरे समाज से, एक जाति का दूसरे जाति से, एक भाषा और धर्म का आपस में किस तरह से एक तरह से अंतर क्रिया है, वो विकासशील देशों में समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये अध्ययन के रूप में रिक्स ने पारिस्थितिक उपागम में सामने रखा था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोक प्रशासन के अंदर जब भी आप अपने क्वेश्चनों को उठाएं तो सबसे पहले पेपर को तो 2 बार पढ़ें, साथ ही आप इंट्रो जरूर दें, बिना इंट्रो के क्वेश्चन ना करें, इंट्रो दे, पॉइंट में आंसर दे, निष्कर्ष जरूर दे। इसके साथ ही क्वेश्चन के जो लास्ट में 4 शॉर्ट नोट आते हैं, उनमें से 2 शॉर्ट नोट उठाने होते हैं, वो आप जरूर उठाएं क्योंकि उनमें ज्यादा नंबर आने के चांस होते हैं। लेकिन पेपर करते समय बिना निष्कर्ष के, पॉइंट के और इंट्रो के आप पेपर देने की कोशिश ना करें।